गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा कुमारी। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो चैप्टर 1 मैंने अपलोड अब तक किया हुआ है, मैं बता दूँ अगेन कि हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो लेटेस्ट एडिशन 2020 का बुक मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। और जो हमारा जो बुक फॉलो मैं कर रही हूँ वो SBPD पब्लिकेशन से मैं बुक फॉलो कर रही हूँ और हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जो हमारा जो चैप्टर 1 का जितना मैंने वीडियो अपलोड किया था, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो मैं बोलूँगी आपको सबसे पहले आप ई-कॉमर्स जोन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर लो, बिकॉज जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी या हमारा जो पूरा टीम है जो भी वीडियो अपलोड करेंगे टीचर्स, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए एंड अगर आपके फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, उनको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए टू हैव दिस नॉलेज। और साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि आप प्लेलिस्ट में चले जाना। अगर फर्स्ट टाइम आप आए हो, आपको आइडिया नहीं है, हमारा जो ई-कॉमर्स जोन का जो आइकन है वहाँ से आप प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 पूरा बना हुआ है, आप देख सकते हो वहाँ पे जा कर के। अब चैप्टर 2 भी मैंने अपलोड किया होगा 2-3 वीडियो, वो भी प्लेलिस्ट में। और आज हम लोग जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपैरिजन बिटवीन कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है 3 नंबर में, 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है और आता है कंफर्म। अगर ये क्वेश्चन डिफरेंसेस पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना, यानी कि तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मैं पढ़ा तो रही हूँ लेकिन फिर भी आपका काम है कि मेरे जो वीडियो है उसको आप डाउनलोड कर लो, 1-2 बार आप सुनो, आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। राइट, चलिए, और हम लोग यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो बुक्स में है उसको गो थ्रू करेंगे। मैं चाहती तो एक अलग से कंसेप्ट पढ़ा सकती थी वाइट बोर्ड पर, लेकिन देखो मैं सच में अगर बोलूँ, क्लास 12 में आप हो, आप अपना मेथड बहुत सिंपल घर पे अपनाओ जो मैं कर रही हूँ। और मेरी यही कोशिश है। आप बच्चों की आदत क्या होती है कि बस 1-2 कंसेप्ट शॉर्टकट ट्रिक पकड़ लें और उसी से पढ़ाई करना चाहते हो। वैसे एक्चुअल पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब है कि आपको बुक्स पूरा फॉलो करना चाहिए, खुद से बुक सेल्फ स्टडी करो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। बस इसीलिए मैंने क्या किया है कि बुक्स को मैं उठा करके जस्ट रीड आउट करती हूँ, समझाते जाती हूँ। ठीक है, चलिए, सबसे पहला आप यहाँ पे देख रहे हो 4 कॉलम। ये आपको भी एग्ज़ाम में करना होगा अगर आपका एग्ज़ाम में आता। हाँ, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि आपको यहाँ पे तुलना का जो आधार है, जो बेस है, यहाँ पर 8 पॉइंट दिया हुआ है। एग्ज़ाम में ज़रूरी ये नहीं है कि आपने 8 पॉइंट लिखना है, क्योंकि 4 मार्क्स 3 मार्क्स में रहेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन जो कॉलम यहाँ पे बना हुआ है 1 2 3 4 कॉलम, जो पहला है तुलना के आधार पर, फिर पूंजीवाद, जो पूंजीवाद, बाजार, अर्थव्यवस्था बोलो, यस। तीसरा जो कॉलम है आपका समाजवाद, यानी कि नियोजित अर्थव्यवस्था, और तीसरा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आपको 4 कॉलम को डेवलप करना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सबसे पहले अर्थ। पूंजीवाद का अर्थ क्या है, यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है कि उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए। सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्तिगत है, उसका जो भी साधन है, उसका जो निजी जो साधन है, जैसे कोई भी साधन हो, चाहे वो सपोज लैंड के बारे में हम बात करें, लेबर के बारे में हम बात करें, तो मान लो मैं अगर लेबर हूँ तो ये टोटली मेरे ऊपर है कि मेरे को काम करना है कि नहीं करना है, कहाँ करना है, कितने में करना है। ठीक है, ये जो लैंड है, इस लैंड पे मैं घर बनाना चाहती हूँ, कि फैक्ट्री डालना चाहती हूँ या खेती करना चाहती हूँ, टोटली मेरा निजी स्वामित्व होगा। तथा इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए, मैं जो भी अपने साधन का प्रयोग करूँगी वो अपने फ़ायदे के लिए करूँगी। ठीक है, ये इसका पहला आपका पॉइंट है अर्थ। दूसरा कहता है उत्पत्ति के साधनों पर पूर्ण समाज का स्वामित्व तथा उनका संचालन एक केंद्रीय संस्था द्वारा है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो समाजवाद में जो भी होगा, यानी कि नियोजित अर्थव्यवस्था में जो भी होगी, जो भी यहाँ पे उत्पत्ति के साधन होंगे, एक पूर्ण होल समाज के बारे में सोचेगा और समाज उसका क्या है, मालिक है, स्वामित्व है, और उनका संचालन जो है वो सेंट्रल यानी कि केंद्र संस्था जो होगी वो करेगी। ठीक है,
थर्ड नंबर जो हमारा है मिश्रित, उसमें कहता है कि उत्पत्ति के साधनों पर निजी एवं राज्य दोनों का स्वामित्व है। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि हमारा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत आता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, साधनों पर निजी अधिकार भी होता है, साथ ही साथ राज्य का भी अधिकार होता है। मतलब समाज, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे समूह भी अधिकार रहेगा और साथ ही साथ निजी भी रहेगा, प्राइवेट भी रहेगा और पब्लिक भी रहेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। वी नो वेरी वेल कि यहाँ पे पूरी तरह से फ्रीडम होती है, जिसको जो बेचना है बेचे, जिसको जो खरीदना है खरीदे, जिसको जहाँ सेविंग करना है, जिसको जहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वो यहाँ पे कर सकता है, पूरी फ्रीडम होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती है, यहाँ पे फ्रीडम नहीं होती है। यहाँ पे जो केंद्रीय संस्था जो होती है वो तय करती है, उसके अनुसार काम करना पड़ता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व परंतु स्वतंत्रता का सीमित आकार। यहाँ मिश्रित में क्या होता है, स्वतंत्रता तो मिलती है, उसकी महत्व भी है, इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे लिमिटेशन भी डाला जाता है। यानी कि 100% फ्रीडम यहाँ पर नहीं होता। एक तरफ से फ्रीडम मिलेगा लेकिन दूसरे हैंड से क्या होगा, लिमिट, आप पे एक सीमा जो सीमित है, इनके आप पे एक सीमा भी लगा दिया जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट में आते हैं केंद्रीय नियोजन। केंद्रीय नियोजन यहाँ नहीं होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो आपको प्लान करके नहीं बोलेगी कि आपको ये काम करना है, ऐसे चलना है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से उपस्थित होती है। यहाँ पे जो है सेंट्रल जो है वो आपको प्लान करके बोलेगी कि आपको ऐसा चलना है और ऐसे करना है, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से नहीं। यहाँ पे 100% यहाँ पे होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन होता है, लेकिन 100% नहीं है, 100% यहाँ पर नहीं है। ठीक है। अब 4 नंबर में आते हैं प्रतियोगिता में। स्वतंत्रता प्रतियोगिता की उपस्थिति, यहाँ पे पूरा क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का कारण यहाँ पे फुल कंपटीशन होता है। ठीक है। स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव, यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है क्योंकि ऊपर से प्लान्ड है, क्या कंपटीशन करोगे, सबको एक ही काम करना है। ठीक है। स्वतंत्रता किंतु नियंत्रित प्रतियोगिता, यहाँ पे फ्रीडम तो होती है, कंपटीशन भी होती है, लेकिन लिमिट में कंपटीशन है। ठीक है। 5 नंबर में हम आते हैं संचालन। स्वयं संचालित आर्थिक प्रणाली, यहाँ पे जो होती है आर्थिक प्रणाली वे स्वयं संचालित होती हैं। ठीक है। यहाँ पे आर्थिक प्रणाली संचालित नहीं होती, यहाँ पे स्वयं नहीं होता है आर्थिक प्रणाली संचालित। और यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण रूप से संचालित नहीं, मतलब 100% संचालित नहीं होगा, मतलब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से होगा और कुछ पब्लिक की तरफ से होगा। समझ में आ रही है बात। चलिए, उद्देश्य यहाँ पे लाभ उद्देश्य होता है सर्वोपरि। लाभ का क्या होता है, उद्देश्य यहाँ पे 100% है। सामाजिक कल्याण का उद्देश्य यहाँ पर होता है और यहाँ पे लाभ का उद्देश्य का सामाजिक हित के साथ यहाँ पर एकीकरण, मतलब कि यहाँ दोनों रहेगा। यहाँ लाभ का भी उद्देश्य रहेगा, साथ ही साथ लाभ के साथ साथ आपको सामाजिक हित के बारे में भी सोचना है। ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर में संपत्ति का अधिकार। आप देख सकते हो प्रत्येक व्यक्ति की निजी संपत्ति रखने, प्रयोग करने एवं हस्तांतरण करने का पूरा अधिकार होता है। निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होता है। संपूर्ण संपत्ति पर सरकार का क्या होता है, स्वामित्व होता है। यहाँ पे निजी संपत्ति का सीमित अधिकार होता है, यहाँ पे जो है लिमिटेशन लगा दिया गया है मिश्रित में। ठीक है। अब आ जाओ वर्ग संघर्ष। आर्थिक असमानता होने के कारण वर्ग संघर्ष, यहाँ पे क्या होता है, इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोग बहुत ही अमीर हो जाते हैं तो कुछ लोग गरीब रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आर्थिक समानता होने के कारण वर्ग संघर्ष नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल एक जैसा इनइक्वालिटीज़ यहाँ पे कम होती है, इक्वालिटीज़ ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर संघर्ष उतना करने का ज़रूरत नहीं पड़ता और यहाँ पर संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आर्थिक असमानताएँ किंतु नियंत्रित। यहाँ पे आर्थिक जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ रहती है, लेकिन उसको नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की जाती है। ठीक है। तो आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब जो हमारा जो चैप्टर का मेन टॉपिक है, हम लोग अब उस पर आते हैं। थोड़ा सा मैं आज हाईलाइट कर देती हूँ अपना जो मेन टॉपिक है, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब अपने स्क्रीन पर इसको देख रहे होगे। ये जो हम लोग का चैप्टर है कि अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं, जो चैप्टर है हमारा, उसका मेन पार्ट जो है इस टॉपिक से स्टार्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, मैं बस आज सिर्फ डिस्कस करूँगी व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं। जैसा कि आप जानते हो हमारा नेचर ही है, और आप महसूस भी करते हो कि हमारी जो नीड होती है वो असीमित होती है, वो अनलिमिटेड होती है। वी वांट समथिंग समथिंग ऑलवेज, हमें कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए ही चाहिए, ठीक है, होती है। और उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन सीमित होता है। हमारे पास साधन क्या है? सीमित है। जैसे कि एग्जाम्पल बेस्ट आपके लिए है हमारा अर्थ, लैंड कभी बढ़ेगा नहीं, लेकिन देखो हमारा पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है। हर कोई चाहता है कि मेरा 2-3 घर हो, ठीक है ना, हमारे पास ऐसा सुविधा हो, वैसा हो, ठीक है। जंगल हमारे पास लिमिटेड है, जंगल डे बाय डे क्या हो रहा है? कट रहा है, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन, ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारा कारण है, रोड, ब्रिज एंड बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो जंगल तो सीमित है, लेकिन हमारी आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। समझ में आ रही है बात? तो इसी लाइन को ध्यान से पढ़िए। मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। जो साधन है हमारे पास, इस चीज़ को पूरा दिमाग में घुसा लो, पूरी माइक्रो इमेज चलेगी। आवश्यकताएं असीमित होती हैं और साधन क्या होती है? सीमित होती है। सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि एक समस्या है। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि जो सीमित साधन है, सीमित साधन, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज से आपकी जो अनलिमिटेड नीड है, आपकी जो अनलिमिटेड आवश्यकताएं हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए एक आपके पास समस्या खड़ी हो जाती है, एक आपके पास प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। असीमित आवश्यकताएं एवं सीमित साधन के घटक परिवार और अर्थव्यवस्था दोनों पर लागू होता है। ये जो असीमित आवश्यकता जो हमारी है और जो सीमित साधन के जो भी घटक हैं, जो भी एलिमेंट हैं, या जो परिवार है और अर्थव्यवस्था दोनों पर ही क्या होता है? ये लागू हो जाता है। एक परिवार की आय सीमित होती है। जो हमारा परिवार है, आपका परिवार है, ऐसा थोड़ी ये बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आपके फादर 1 लाख कमा रहे हैं और 4 दिन के बाद वो 10 लाख कमाने लगते हैं। ये ऐसा नहीं है कि 1 लाख अभी कमा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में वो 20 लाख कमा रहे हैं। ऐसा थोड़ी हो जाता है। अचानक से इनकम बढ़ती तो नहीं है, एक फिक्स्ड इनकम चलती रहती है पर्टिकुलर लिमिट में, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि एक परिवार की जो आय होती है वो सीमित होती है, जबकि उसकी आवश्यकताएं क्या होती है? असीमित होती है। अर्थात एक परिवार अपनी सीमित आय से अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि एक मिडिल क्लास की मैं फैमिली के बारे में बात करूं, अगर उसकी आय हार्डली लोअर मिडिल क्लास की फैमिली के बारे में बात करूं, तो या मिडिल क्लास तो 10,000, 20,000, 30 या हार्डली मान लो 50,000 है, ठीक है। तो इस इनकम में उसको अपनी सारी की सारी क्या करनी है? आवश्यकताओं को पूरी करनी है, संतुष्ट करनी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो 100% अपने आप को, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट, अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं वो सीमित साधन के द्वारा संतुष्ट अपने आप को कर ले? इट नॉट पॉसिबल। उसी को बोला जा रहा है। इसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था के पास भी, जो अर्थव्यवस्था, जो हमारी इकोनॉमी है, उसी जैसे एक परिवार के बारे में हमने बात किया, उसी तरह से हम बात करेंगे एक अर्थव्यवस्था के बारे में, जो हमारा इकोनॉमी है। जैसे हमारा इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, हमारा जो इकोनॉमी है उसके पास भी साधन क्या है? सीमित है। हमारे देश के पास भी जो भी साधन है, पेड़ है, जंगल है, मिट्टी है, बालू है, कोयला है, पेट्रोल है, जो भी हमारे पास, इवन लेबर, ठीक है, वो भी रिसोर्सेज के तहत ही आएंगे। जो भी हमारे पास साधन है, स्किल्ड लेबर, वो सारे क्या होते हैं? सीमित होते हैं। ज़मीन हमारे पास सीमित है और साधनों की इसी सीमितता के कारण एक अर्थव्यवस्था के लिए संभव नहीं होता कि वह अपने सभी नागरिकों को सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक वस्तु का प्रचुर मात्रा में क्या कर सके? उत्पादन कर सके। हम तुरंत फटाफट ब्लेम लगा देते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट वैसा नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। बोलना बहुत आसान है, बट उस चीज़ को फुलफिल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में बोला जा रहा है कि यही सेम प्रॉब्लम
एक इकोनॉमी में भी आता है, एक अर्थव्यवस्था में भी आता है कि आपके पास जो साधन सीमित है और उस सीमित साधन से आपको अपनी नागरिकों की सभी आवश्यकताओं को क्या करना होता है, पूर्ति करना। उस पूर्ति के लिए आपको वस्तु का प्रचुर मात्रा में उत्पादन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो हो नहीं पाता। अतः सीमित साधनों का असीमित आवश्यकताओं के साथ कुशलतम समायोजन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशलतम, ये जो है कुशलतम समायोजन करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब है कि हमारे पास तो साधन सीमित हैं और आवश्यकताएं क्या हैं, असीमित है। तो इस सीमित साधन से हम अपना दिमाग या डिसीजन मेकिंग करेंगे या जो पहले हमारे लिए नीडी है, मतलब इस सीमित साधन से हम पूरी कोशिश करें कितना बेहतर, कितना अच्छा, जो सबसे पहला प्रायोरिटी जो मेरा नीड है, जो आवश्यकता है, उसका एक बेहतर समायोजन करें जिससे ये समस्या जो भी उत्पन्न हो रही है उसका हम सल्यूशन कर सकें। वही चीज़ बोला जा रहा है कि सीमित साधनों का असीमित आवश्यकताओं के साथ कुशलतम समायोजन करने की समस्या क्या हो जाती है, उत्पन्न, मतलब बैलेंस जो करना होता है, एक एडजस्ट करना कि हाँ ये क्लास को भी हम, जो हमारे जो देश के जो नागरिक हैं वो डिफरेंट क्लासेस में बटे हुए हैं, तो हर डिफरेंट क्लासेस को आपको क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है। सेटिस्फाइड करने के लिए आपको जो साधन है उस साधन का कुशलतम जब तक समायोजन नहीं कर पाएंगे तो आप उनको संतुष्ट नहीं कर सकते। तो ये समस्या आपके सामने उत्पन्न हो जाती है, अर्थात आवश्यकताओं की तुलना में साधनों की सीमितता ही हमारे सामने इस समस्या को जन्म दे देती है, क्योंकि हमारी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और साधन क्या होती है, सीमित होती है। तो इसके कारण हमारे सामने ये समस्या जन्म ले लेती है कि हम अपनी किन किन आवश्यकताओं, ये अगेन आवश्यकता तो बहुत सारी हमारे पास है, लेकिन सबसे पहला सवाल हमारे सामने ये आता है कि हम लोग किन किन आवश्यकताओं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हम लोग किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किन किन साधनों का कितनी कितनी मात्रा में प्रयोग करें। ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको अपने ज़िंदगी में भी, जीवन में भी इस लाइन को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक तो समस्या हो गई, तो हमारे सामने ये है कि सब हमारी आवश्यकताएं तो बहुत है, पढ़ाई करना है, खाना भी खाना है, कपड़ा भी पहनना है, अच्छे घर में रहना है, ठीक है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। अब यहाँ पे आपके सामने आता है कि कौन सी जो आवश्यकता है वो ज़्यादा प्रायोरिटी आपके लिए रखता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ कि पूर्ति के लिए किन किन साधन, अब उस चीज़ को पूर्ति करने के लिए कौन कौन सी साधन कितनी कितनी मात्रा में आपको प्रयोग करना है, इसके लिए हम कहते हैं चयन या चुनाव, यानी कि हम कहते हैं चॉइस। आपको फिर यहाँ पे एक चॉइस करना पड़ेगा, आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। वस्तुतः अर्थशास्त्र में इस चयन की समस्या का ही अध्ययन किया जाता है और हम फाइनली अपने ये जो टॉपिक हमारा है उस पर हम पहुंच गए कि जो हम जो इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं, आपसे कोई पूछ सकता है हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, तो अर्थशास्त्र में ये जो चयन की जो समस्या है, यानी कि चॉइस करने का ये जो प्रॉब्लम है, इसी को जो स्टडी हम लोग करते हैं इसे ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक समस्या कहा जाता है। अतः आर्थिक, आपसे कोई पूछेगा कि आर्थिक समस्या क्या है, तो आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या यानी कि इकोनोमाइजिंग प्रॉब्लम है। हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आर्थिक समस्या का संबंध सीमित साधनों का प्रयोग असीमित आवश्यकताओं के वैकल्पिक प्रयोग से है। आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि आर्थिक समस्या क्या है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें सही टाइम पर चॉइस करना आना ज़रूरी है अपनी आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि हमारे पास जो साधन होता है वो क्या होता है, सीमित होता है। अगर आपने एक बार गलत चॉइस कर लिया या एक बार आपने गलत डिसीज़न ले लिया तो वो साधन आपके पास दोबारा नहीं आएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और साथ ही साथ जिसके एग्जांपल है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो आप देख रहे हो, ये पूरा मैं चार्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट हो गया, सोशलिस्ट हो गया और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। सो चलते हैं, नाउ आई लाइक टू रैप अप।
सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं फिर से बोलूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर एज मच आज, जितना हो सके वीडियो को आप शेयर करिए उन बच्चों के पास जो खास करके हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं एंड हु बिलोंग्स टू द रूरल एरियाज़, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो देन वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।